Hello students, welcome back to the class of animal tissue. लास्ट वीडियोस में हमने एपिथेलियल टिश्यू पूरा कंप्लीट किया था बेटा, राइट? और लास्ट वीडियो जितना मुझे याद है हमने उसमें जंक्शंस की पढ़ाई की थी, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, ये सब हमने पढ़ा था। तो जिस किसी को भी एपिथेलियल टिश्यू पूरा कवर करना है तो मेरे लास्ट वीडियोस देखिए। आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टिश्यू, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो कनेक्टिव टिश्यू के भी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे बेटा। लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहला हमारा टारगेट है कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक। जिस किसी को भी कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक पॉइंट समझ में आ गए, उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, तो जो कनेक्टिव टिश्यू के बाकी सब क्लासिफिकेशन होता है ना बेटा, वो आपको ऐसे चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा। मतलब ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू का मैं सारा बेसिक सिखाने वाला हूं। ओके, मतलब कनेक्टिव टिश्यू बनता कैसे है, अगर वो आप एक बार समझ गए तो फिर उसके जितने भी टाइप्स है वो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया है एनिमल टिश्यू, और आप जानते हैं आपके बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कनेक्टिव टिश्यू। सर, नाम से एक अंदाजा तो आ चुका है, क्या बेटा? इसके फंक्शन का, कि इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका काम है एडजेसेंट टिश्यूज, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से क्या करना बेटा? कनेक्ट करना, उनको लिंक करना, उनको सपोर्ट करना, ये उसका काम हो चुका है सर। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता था बेटा? ये कवरिंग एंड लाइनिंग है, मतलब ये प्रोटेक्शन भी देगा, सिक्रीशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा। लेकिन इसका जो काम है लिंकिंग का काम है, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को लिंक करना, राइट? और वो लिंक के हिसाब से जो भी वो फंक्शनाइज सपोर्ट कर सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है, जो भी दे सकता है वो देगा। लेकिन लिंकिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि हमारे बॉडी में 4 टिश्यू है, चारों में सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी की है, ठीक है? सो दिस इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। सो समझ लो ये एनसीईआरटी बुक लाइन टू लाइन एमसीक्यू हो गया। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट बोलते सबसे ज्यादा क्वांटिटी, तो चारों टिश्यू में सबसे ज्यादा कोई है हमारे बॉडी में तो कनेक्टिव है। अब आपको मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि कनेक्टिव में आता कौन कौन है? बेटा वो तो आप क्लासिफिकेशन में सीख ही लोगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर, ज्यादा भी है और बॉडी में फैला हुआ भी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह आपको कनेक्टिव टिश्यूज मिलने वाले। वैसे अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू याद आ रहा होगा तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू इज ऑलवेज प्रेजेंट अपॉन द अदर टिश्यू, और वो अदर टिश्यू हमेशा से कौन था? कनेक्टिव टिश्यू। मतलब आपकी बॉडी में मेजॉरिटी जहां जहां एपिथेलियल टिश्यूज है, उसके नीचे अंडरलाइंग में हमेशा कौन से टिश्यू पाए जाएंगे बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। अब सर, आपने हमसे कहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का आप हमको बेसिक सिखाने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने एकदम फर्स्ट लेक्चर में देखा था एनिमल टिश्यू के। चलिए, व्हाट इज द ओरिजिन? मेसोडर्म बेटा। क्या ओरिजिन है? मेसोडर्म। एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? all the 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. And what is the origin of your nervous tissue? Ectoderm. And muscular tissue? mesoderm. तो हर एक के ओरिजिन याद रखो बेटा। और इस कनेक्टिव टिश्यू में मैं जितने भी टाइप्स पढ़ाऊंगा सबका ओरिजिन एक ही रहेगा, क्या? दैट्स मेसोडर्म। ओके, अब चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते। कनेक्टिव टिश्यू बना कैसे? इट इज मेड अप ऑफ, तो जनरली कनेक्टिव टिश्यू आपका 3 चीजों से बनता है, ठीक है? और ये तीनों चीजों को अगर आपस में आप मिक्स कर देंगे तो आपका टिश्यू इज रेडी। अब ये 3 चीजों में क्या क्या है सर? नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। नंबर 2, दे हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड नंबर 3, फाइबर्स। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, फाइबर्स सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी है। आपके बॉडी में हम जो भी फाइबर्स की बात करते हैं, दैट इज ऑल बिलोंग्स टू कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? चलिए सर, मुझे अब बताइए, सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स, अब ये तीनों को अगर आपस में मिला दिए तो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू रेडी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें से कंपलसरी क्या क्या है। कंपलसरी 1 और 2 है, मतलब मैट्रिक्स इज कंपलसरी, सेल इज कंपलसरी, फाइबर इज ऑप्शनल। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उसमें से एक कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है
जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स क्या होते हैं, एब्सेंट, लेकिन उसमें मैट्रिक्स एंड सेल्स आर प्रेजेंट। मतलब सर ये तीनों में से तीनों कंपलसरी नहीं है कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए, ये दो कंपलसरी है, ये तीसरा ऑप्शनल है बेटा, ठीक है। तो यहां पर एक एमसीक्यू बन चुका है कि ऑल कनेक्टिव टिश्यूज हैव फाइबर्स एक्सेप्ट, अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन है बेटा आपका, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ ये हमारे पास फ्लूइड और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स क्या है बेटा, एब्सेंट होते हैं, बाकी सब जगह आपको फाइबर्स मिलने वाले हैं। अब हमको सर वन बाय वन पढ़ना है। देखो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एक एक सेल का नाम पढ़ना पड़ेगा, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन सब कुछ देखना पड़ेगा। फाइबर्स, कौन से सेल ने फाइबर सिंथेसाइज किए, फाइबर्स में कौन से प्रोटीन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज मैट्रिक्स, राइट। तो मैट्रिक्स को एक दूसरा नाम दिया गया बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। क्या नाम दिया गया है, ग्राउंड सब्सटेंस, ओके। तो बेटा ज्यादा टेंशन मत लो, मैट्रिक्स इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्या कहा मैंने, इट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब मन में सवाल ये उठता है कौन से कार्बोहाइड्रेट, कौन से प्रोटीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैंने बोला वो लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो पहले हमने मैट्रिक्स से शुरुआत की, तो चलिए दो मैं साइड में कर देता हूं, सेल्स एंड फाइबर्स, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो सर मैट्रिक्स में आपने कहा इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप अलग अलग टाइप्स पे जाओगे बेटा, जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, तो हर एक में मैट्रिक्स रहेगा और हर एक के मैट्रिक्स के हिसाब से उसका प्रोटीन भी बदलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोन एंड कार्टिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन रहेगा वो अलग रहेगा और कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन रहेगा वो अलग रहेगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। लेकिन सर बहुत जगहों पर कार्बोहाइड्रेट सेम होता है, तो जो सेम है पहले उसको पढ़ लेते। प्रोटीन्स तो जैसे से हम टाइप पढ़ते जाएंगे उसके नाम लिखते जाएंगे बेटा। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे फॉर्म्स के हैं, लेकिन सबसे कॉमन फॉर्म जो पाया जाता है बेटा दैट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। देख बेटा सिंपल है, शब्दों पे ध्यान दो। पॉलीसैकेराइड मींस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ म्यूकस वर्ड लग गया, मतलब स्टिकी, चिपचिपा, ठीक है। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स है उसमें वैरायटी फॉर्म्स के कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट म्यूकोपॉलीसैकेराइड ये सबसे कॉमन होता है। और इसमें भी मैं बता दूं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड में भी कौन सा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, तो उसका नाम है बेटा हेलोरोनिक एसिड। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, हेलोरोनी, हेलोरोनी, हेलोरोनिक एसिड। तो बेटा कभी भी तुम इस एसिड का नाम सुनोगे, कभी भी अपनी जिंदगी में इस एसिड का नाम सुनोगे, तो इस एसिड की एक प्रॉपर्टी है स्टिकीनेस। कोई भी चैप्टर रन दो, कोई भी बॉडी का पार्ट रन दो, कहीं पर भी हेलोरोनिक एसिड अगर तुमको नाम आता है तो स्टिकीनेस, चिपचिपा, चिपकाने का काम करेगा सर, लाइक अ फेविकॉल, ओके। तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट का हो गया। और जैसे मैंने प्रोटीन्स के बारे में बताया, तो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन बढ़ता जाएगा प्रोटीन्स भी क्या होते रहेंगे सर, चेंज होते रहेंगे, ओके। तो ये हो गया मैट्रिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। सर अब मेरे पास एक डाउट है कि मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मैट्रिक्स के ऊपर सब मेन खेले। मैट्रिक्स इज अ ग्राउंड सब्सटेंस, बोलते हैं सबसे बेसिक सब्सटेंस है, और उसके अंदर सेल्स और फाइबर्स डाले जाएंगे। तो मैट्रिक्स बेटा तीन फॉर्म में पाया जा सकता है, एक है आपका सॉलिड, एक है आपका लिक्विड, और तीसरा बेटा गैसेस नहीं, सॉलिड लिक्विड गैसेस नहीं। गैसेस स्टेट में कौन सा टिश्यू मिलता है भाई, सेमी सॉलिड, मतलब लाइक अ जेल, इन द जेल पैटर्न। तो ये तीन स्टेट में आपका मैट्रिक्स मिल सकता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपके पास कार्टिलेज है, जैसे ये आपका जो कान बना हुआ है ईयर, दैट इज अ कार्टिलाजिनस, काफी फ्लेक्सिबल है ना बेटा, तो इट इज बिकॉज उसका मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल है लाइक अ जेल। लेकिन आपकी हड्डियां बहुत टफ है सर, मजबूत है, क्योंकि उसका मैट्रिक्स टफ है, सॉलिड। और सर अगर ब्लड के एग्जांपल ले रहा हूं, तो ब्लड में मैट्रिक्स कैसा रहेगा बेटा, लिक्विड।
तो ये बोन्स हो गया, ये ब्लड हो गया, और ये जेल वाला पैटर्न, इसमें कार्टिलेज, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे बहुत सारे आ गए बेटा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब ऐसा समझ लो कि आपको करना क्या है। आपने एक बड़ा सा ट्रे लिया और उसमें मैट्रिक्स डाल दिया। मैट्रिक्स आपने कैसे बनाया? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को मिक्स किया, और मान लो उसको अब ये तीनों में से कोई भी स्टेट में ले लिया, तो मैं क्या करता हूं, जेल स्टेट में लेता हूं। ऐसा पूरा जेल मैंने ट्रे के अंदर बिछा दिया बेटा। अब इस जेल में मुझे क्या डालने? सेल्स, फाइबर्स, उनको मिक्स कर देना है। जब ये तीनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो बन गया कनेक्टिव टिश्यू। अब हमको पढ़ना है सर कौन कौन से सेल्स रह सकते हैं। अब हम लोग पूरी सेल्स की एक लिस्ट बना देंगे, मतलब द पॉसिबल सेल्स विच कुड बी फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ऐसा नहीं कि जितने मैं नाम लिखूंगा और सबके सब एक ही कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, इसका कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अलग अलग टिश्यू में 2-4 सेल इसमें, 2-4 सेल इसमें से मिल सकते हैं। राइट, पहले सेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फाइबर्स देखेंगे। तो मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ज्यादा टेंशन लेना नहीं, बहुत आसान चीज है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स। अब इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेल जिसके बिना कनेक्टिव टिश्यू बन ही नहीं सकता है बेटा, तो कौन सा है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। द नेम इज फाइब्रोब्लास्ट। बेटा देखो, जिस किसी भी सेल के पीछे ब्लास्ट लग जाता है, समझ लेना बड़ा धमाकेदार सेल है। ब्लास्ट करने वाला है सर, धमाकेदार का मतलब यह होता है बेटा कि बहुत एक्टिव है और बहुत काम करने वाला है। और ये ऐसा सेल है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होल कनेक्टिव टिश्यू। पूरा कनेक्टिव टिश्यू इस सेल के भरोसे पे था बेटा। मतलब आपने ये कभी सोचा नहीं कि मैट्रिक्स आया कैसे? हवा में से आया क्या? सर अपने आप ही मैट्रिक्स आ गया और बन गया। सर फाइबर्स कहां से आए वो भी नहीं पता चला। सर ये बनाएगा सर, ही इज गोइंग टू सिंथेसाइज। आपके बॉडी में जो भी चीज सिंथेसाइज हो रही है दैट इज डन बाय द सेल्स, राइट। तो यहां पर फाइब्रोब्लास्ट that is responsible for production of fibers and matrix। तो बेटा इसके बिना तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बन ही नहीं सकता। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ फाइबर्स दिया हुआ है, मैंने मैट्रिक्स भी डाल दिया। सर फाइबर्स बोले तो ये लोग क्या करते, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और वो प्रोटीन्स आगे चल के फाइबर्स बनाते हैं। यहां पे जितने भी प्रोटीन्स है बेटा वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, क्योंकि जो भी फाइबर्स बनेंगे वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बनेंगे। इतना आप समझ लो। फाइबर्स के नाम मैं बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे आप सब समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो भी फाइबर्स बनेंगे वो फाइब्रोब्लास्ट से बनेंगे, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो फाइब्रोब्लास्ट से बनेगा। अब इसके अलावा और कौन से सेल्स है सर? कुछ तो नाम आप लोग भी जानते हैं, पहले भी पढ़े आपने। मैक्रोफेजेस, राइट। तो मैक्रोफेजेस ये जो नाम है ना बेटा, ये फैगोसाइटिक सेल्स को बोलता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और फेजेस का मतलब होता है फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल एक डिफेंस मैकेनिज्म का सेल होता है जो आपके टिश्यू के अंदर पड़े हुए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, सेलुलर डेब्रीज है, कोई जर्म्स है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको खा के पचाने का काम करता है, एनगल्फ एंड डाइजेस्ट। तो ये अब क्या है, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। तो दिस मैक्रोफेजेस इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोसाइट्स एंड दिस आर वेरी लार्ज सेल्स। छोटे मोटे नहीं होते, काफी बड़े बड़े सेल्स होते, लेकिन पूरे इरेगुलर शेप के होते हैं। अब कैसा होता है बेटा, मैंने आपको सर्कुलेशन चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाया है। सर्कुलेशन चैप्टर में जनरली क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं बेटा, शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब इसमें से जो मैंने आखिरी टाइप बताया मोनोसाइट, मोनोसाइट इज अ फैगोसाइटिक सेल, लेकिन जब वो टिश्यू स्पेस के अंदर आता है तो उसका नाम पड़ जाता है क्या, मैक्रोफेजेस, राइट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में। फिलहाल आप इसको ऐसा याद रखेंगे, दिस आर नथिंग बट द फैगोसाइटिक सेल। ये क्या है सर, फैगोसाइटिक सेल है। और इसका फंक्शन क्या है सर, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फैगोसाइटोसिस? इट्स अ डिफेंसिव सेल which engulf and digest। फिर आप उसको वेस्ट प्रोडक्ट दो, आप उसको जर्म्स दो, आप उसको कुछ भी दो, वो उसको खाकर पचाने की ताकत रखता है, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन हुआ और इसका मतलब होता है एनगल्फ एंड डाइजेस्ट एनीथिंग, ठीक है, दैट इज अ मैक्रोफेजेस। अब सर इनके अलावा बहुत सारे सेल्स है बेटा। अब इनके अलावा एक और सेल है जिन्हें हम लोग कहते हैं
मास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? मास्ट सेल्स। जनरली हम इन्हें मस्त सेल भी बोलते हैं, और ये सेल आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। अगेन आपके ब्लड में जो WBC है, जिसमें एक WBC होता है बेसोफिल, तो आपके टिश्यू के अंदर के मास्ट सेल्स और ब्लड के अंदर के बेसोफिल सेम टू सेम होते हैं। मतलब ब्लड में वो जो करने वाले, ये लोग टिश्यू में रह के करने वाले रहते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि बेसोफिल इज अ टाइप ऑफ मास्ट सेल, बट इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा ना कि WBC में का एक जो मोनोसाइट है, वो ब्लड से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है? मैक्रोफेजेस। तो वैसे ही समझ लो, अगर ये ब्लड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बेसोफिल। तो बेटा मास्ट सेल्स अब ये क्या कर रहा है? बेटा ये सिक्रीट कर रहा है 3 केमिकल। इट सिक्रीट्स 3 केमिकल। नंबर 1 हिस्टामिन, नंबर 2 सीरोटोनिन, एंड नंबर 3 सोमैटोस्टैटिन। बेटा ये मास्ट सेल्स आपके ध्यान में बैठ जाना चाहिए। जब तक आपका 11th और 12th पूरा सिलेबस खत्म होगा, तब तक ये सेल बहुत बार आपको आने वाला है। एक बार नहीं, बहुत बार आने वाला है बेटा। तो ये जो हिस्टामिन है, सबसे पहले ये नाम मैं आपको बता दूं, मास्ट सेल अगर तीनों में सबसे ज्यादा किसी का सिंथेसिस करता है तो वो केमिकल है हिस्टामिन। मतलब 80% मास्ट सेल में हिस्टामिन ही होता है बेटा। अब ये केमिकल के 2 काम होते हैं। दिस केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन, या दे एक्ट एज अ वासोडाइलेटर। दोनों का मतलब समझाता हूं। इसके 2 फंक्शन में लिखा है, इन्फ्लामेशन एंड वासोडाइलेशन। सबसे पहले इन्फ्लामेशन। बेटा आप इसे जानते हो, कई बार आपको ऐसा चोट लगती है जिसकी वजह से आपका खून नहीं निकलता है लेकिन सूजन आ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि भैया यहां पे आपका हाथ है, मैंने इस पे हथौड़े से मार दिया, टंग, अब कोई खून नहीं निकला लेकिन ऐसा सूजेंगे, टुंग। कार्टून्स में देखते थे ना बेटा, ऐसा सर पे बैठ गया, टुंग टुंग, सूजन आ जाती थी एकदम। तो ये सूजन आती किसके वजह से थी? दिस केमिकल। क्योंकि आपके स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें मास्ट सेल्स है। मैंने जैसी जोर से मारा तो नीचे के मास्ट सेल्स बर्स्ट हो गए। मास्ट सेल बर्स्ट होने की वजह से उसमें से कौन सा केमिकल रिलीज हो गया? हिस्टामिन। और मैंने जैसे बताया कि मास्ट सेल में मेजॉरिटी हिस्टामिन होता है, तो वही केमिकल ज्यादा फैलेगा। अब वो केमिकल जिस किसी भी सेल, जिस किसी भी टिश्यू, जिस किसी भी स्ट्रक्चर को टच करता है तो उसकी साइज बढ़ती जाती है। उसकी साइज क्या होती है? बढ़ती जाती है। अब स्किन के नीचे अगर किसी भी सेल की साइज बढ़ेगी तो स्किन भी ऐसी ऐसी ऊपर उठना शुरू होगी, और स्किन जब ऊपर उठेगी तो हमको क्या दिखेगा कि सर यहां तो सूजन आ चुकी है सर, राइट? तो वो सूजन किसके वजह से आती? मतलब आपको क्या होता है ना बेटा, 2 प्रकार के जख्म होते हैं। एक बोलते हैं कट इंजुरी, जिसमें सूजन नहीं आती लेकिन खून निकलता है, और एक बोलते हैं ब्लंट इंजुरी, जिसमें कटता नहीं है, ऐसा मार लग जाता है जिसको हम लोग मुक्का मार भी बोलते हैं, राइट? और वो जख्म होने के बाद अंदर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। स्किन कोई कट नहीं हुई, कोई खून नहीं निकला, अंदर के मांस सेल डैमेज हो गए और अब सूजन आ चुकी है। तो बेटा जो हमको सूजन आती है वो यही है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू द हिस्टामिन केमिकल। अब कई बार सूजन बाहर से दिखाई देती, कई बार सूजन अंदरूनी भी होती है। सर इसके लीवर पे सूजन आ गई, सर इसके स्टमक के अंदर सूजन आ गई। अबे सूजन आई कहां से? हिस्टामिन। कहीं ना कहीं ये केमिकल लीक हुआ है, इसकी वजह से आई है। अब ये केमिकल का एक और फंक्शन है, वासो डायलेटर। वासो मींस ब्लड वेसल बेटा। वासो का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स। अगर ये केमिकल ब्लड वेसल के संपर्क में आता है तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। डायलेट का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्रीजिंग डायमीटर, उसका साइज बढ़ाएगा, ठीक है? दैट मीन्स द डायलेशन। मतलब सर ये ब्लड वेसल के कांटेक्ट में, मैंने अभी कहा था ना कि ये जो मास्ट सेल्स है आपके ब्लड में कौन सा सेल है? बेसोफिल। मतलब जिस तरह से मास्ट सेल्स टिश्यू के अंदर ये 3 केमिकल बना रहा है, उसी तरह से सेम टू सेम ये तीनों केमिकल ब्लड के अंदर कौन बना रहा था? बेसोफिल। दैट इज अ टाइप ऑफ WBC। तो बेटा हिस्टामिन ब्लड के अंदर भी आएगा बिकॉज ऑफ बेसोफिल, और वहां पे वो क्या करेंगे? वासोडाइलेशन। मतलब मान लो बेटा ये मेरा जो हाथ है ये एक पाइपलाइन है, ब्लड वेसल। इमेजिन करो ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन, इसमें से खून जा रहा है, इसमें से ब्लड जा रहा है। अब समझो ये पाइपलाइन का नॉर्मल डायमीटर है, अब मैंने डायमीटर ऐसा बढ़ा दिया,
अब मैंने वो डायमीटर क्या किया बेटा, ऐसा बढ़ा दिया। तो डायमीटर बढ़ने से पहले जितनी धार जा रही थी ब्लड की, अब वो धार क्या हो गई, बढ़ गई। वो धार क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये वासोडाइलेशन क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ वासोडाइलेशन द अमाउंट ऑफ ब्लड, जो धार थी वो बढ़ गई। लेकिन सर अब प्रेशर क्या हो गया, कम। ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, कम। मैं समझा तो, एक ही मिनट दो मुझे, मेरे को थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट लिखने दीजिए। राइट, सीरोटोनिन वो केमिकल है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वासो कंस्ट्रिक्शन, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। चलिए, अब ये दो कंसेप्ट वासो डायलेशन एंड वासो कंस्ट्रिक्शन आपके दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है। आप इतना तो समझ होंगे, वासो मींस व्हाट, ब्लड वेसल, और कंस्ट्रिक्शन मींस वॉज डिक्रीजिंग द डायमीटर, डायमीटर कम कर रहा है। चलिए, अब मैं एक कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं जो कि आपको अपनी लाइफ टाइम पूरे मेडिकल फील्ड में भी याद रखना है। अगर आप डॉक्टर बनते तो आपको जिंदगी भर भी याद रखना है, वासो डायलेशन और वासो कंस्ट्रिक्शन। देख बेटा, मैं सिंपली इसको इमेजिन करता हूं अपने पानी के पाइप से। हमारे बॉडी में जैसे पूरी पाइपलाइन है जिसमें से खून जा रहा है, ब्लड। अब बस आपको वही पाइपलाइन इमेजिन करते हुए, बस उसमें से क्या जा रहा है, पानी। आप लोग गार्डन में खड़े हो पौधों को पानी डालते हुए, आपके हाथ में पाइप है, स्टाइल में आप खड़े, पानी डालते पानी डालते। अब यहां पर पौधा है, तो अब यहां पर पानी गिर रहा है, लेकिन पता चला वहां पे एक और पौधा है, और आपका पाइप भी छोटा है, और आपको वहां पर जाने के लिए थोड़ा सा आलस आ रहा है। तो अब आप क्या करते हो कि आपको यहां पे जो पानी की धार गिर रही थी, अब वो धार आपको वहां तक पहुंचानी है बिना हिले डुले। तो कौन सा रॉकेट साइंस अप्लाई करने वाले उसमें, बताओ भैया? कुछ दिमाग चल रहा है? सर ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, पानी के जो पाइप का है जो मुंह होता है वो दबा देंगे। जैसे हम दबा देंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा और यहां का पानी वहां चला जाएगा। राइट बेटा, जब आपने पानी के पाइप, समझे पानी का पाइप है, जैसे ही उसका मुंह दबा दिया, राइट, पहले पानी का पाइप इतना था, नॉर्मल डायमीटर, ठीक है, तो उसमें से जो धार गिर रही थी वो इधर ही गिर रही थी, ठीक है। अब लेकिन धार इतनी थी और वो इधर ही गिर रही थी। जैसे आपको धार ऐसे दूर तक पहुंचानी थी, तो आपने क्या कर दिया, उसका मुंह दबा दिया। अब मुंह दबाने से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया और वो दूर तक चला गया। लेकिन आपने फोकस किया, जब आपने इसको दबाया, प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन धार क्या होगी बेटा, पतली। धार क्या होगी थी, पतली। मतलब ब्लड वेसल में भी वही होता है, जब आप ब्लड वेसल का डायमीटर कम करने जाते हो, मतलब जब उसको कंस्ट्रिक्ट करते हो, वासो कंस्ट्रिक्शन करते हो, तो प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड की धार क्या हो जाती है, पतली। तो कभी भी पानी के पाइप को और ब्लड वेसल को सिमिलर इमेजिन करने का, पहले धार इतनी गिर रही थी, अब मुंह दबा दिया, प्रेशर बहुत हो गया सर, वहां तक धार जा रही है लेकिन पतली जा रही है। तो बिकॉज ऑफ सीरोटोनिन, जो वासो कंस्ट्रिक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, देर इज इंक्रीजिंग इन ब्लड प्रेशर। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, बीपी मीन्स व्हाट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो बढ़ गया सर, लेकिन ब्लड की धार क्या होगी थी, कम। सो डिक्रीजिंग इन ब्लड वॉल्यूम। मतलब सर वहां तक पानी तो गया, लेकिन पानी की क्वांटिटी क्या होगी, कम। वॉल्यूम क्या हो गया था, कम। तो बेटा जब जब आप पानी के पाइप का मुंह दबाओगे, धार पतली होगी, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा, दूर तक जाएगा। अब सोचो उल्टा, आज आपके हाथ में जो पानी का पाइप था वो इतने डायमीटर वाला था, अब धार यहां गिर रही थी। कल आपका मूड बदल गया, आप इतना बड़ा पाइप लेकर आ गए, सर आज इस पौधे को तो मैं पानी में डुबा के ही मारूंगा सर, देखो तुम अब। राइट, तो अब आप इतना बड़ा पाइप लाए, अब इतना बड़ा पाइप लाने से क्या हो गया, धार मोटी हो गई, लेकिन सर अब वो धार यहीं गिर रही है। कल आपके हाथ में इतना पाइप था, वो धार कम से कम यहां तो जा रही थी। आज आपके हाथ में पाइप इतना बड़ा है, इतने बड़े मुंह का पाइप है, मतलब आपने डायमीटर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब धार हो गई मोटी, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, कम। अब वो यहीं गिर रहा है बेटा। तो बेटा वासो डायलेशन में वही होता है। वासो डायलेशन में क्या होता है बेटा, देर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। मतलब कल तक जहां तक ब्लड जा रहा था, आज तो वहां भी नहीं जा रहा है, उससे पहले ही गिर जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत बढ़ गई सर, धार एकदम मोटी हो गई है। तो इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। बेटा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, रट्टा नहीं मारने का, किसमें प्रेशर बढ़ा किसमें वॉल्यूम बढ़ा, वो रट्टा नहीं मारने का। सिंपल खुद को पानी के पाइप के साथ एक गार्डन में इमेजिन करो, वो इमेजिनेशन सबको होता है। और सबने बचपन से लेकर आज तक यही किया है कि पानी को यहां से वहां तक पहुंचाना है, तो पानी के पाइप का मुंह दबा दिया। मुंह दबा दिया बोले तो कंस्ट्रिक्शन हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा लेकिन धार पतली हो गई, मतलब द प्रेशर गेट इंक्रीज बट द वॉल्यूम गेट डिक्रीज। एंड बिल्कुल उसके उल्टा वासो डायलेशन, अब पानी के पाइप का मुंह इतना बड़ा, धार मोटी हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन प्रेशर घट गया,
कल को जो जहां जा रहा था वहां भी नहीं जा रहा, उससे पहले ही गिर जा रहा है। तो बेटा ये दोनों कंसेप्ट याद रहेंगे, वासो डायलेशन एंड वासो कंस्ट्रिक्शन। तो आपको मैंने कहा कि किसी ऑर्गन को मुझे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई देना है लार्ज क्वांटिटी में, तो आप उसके पास की जो ब्लड वेसल है उसको क्या करना पसंद करोगे, वासो डायलेशन की वासो कंस्ट्रिक्शन? सर मैं डायलेशन करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा क्वांटिटी में देना है। अगर मैंने कहा कि किसी ऑर्गन को, किसी टिश्यू को, किसी सेल को जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई करो, वो मरने वाला है, जल्दी करो, ज्यादा मत करो, मैंने क्या बोला, जल्दी करो, स्पीड से करो, तो उस समय आप क्या करोगे बेटा, वासो कंस्ट्रिक्शन। क्योंकि सर हमको पहले उसको जल्दी 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 ब्लड पहुंचाना है ताकि उसको पेट भर खाने को नहीं मिला तो चलता, लेकिन थोड़ा तो मिले, मरे ना वो, राइट। तो दोनों कंसेप्ट याद रखो। और केमिकल का नाम सीरोटोनिन और हिस्टामिन, कौन वासो डायलेटर है कौन वासो कंस्ट्रिक्टर है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। अब बच्चा सर लास्ट, सोमैटोस्टैटिन। ये नाम तो आप जिंदगी में कहीं भी सुन लो, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला नाम यहां नहीं आएगा, सॉरी ये नाम यहां नहीं आएगा, वो दूसरी जगह आएगा। इधर नाम हिपैरिन है, इधर नाम कौन सा है बेटा, हिपैरिन। तो आई रिपीट अगेन, हमने थोड़ी सी गलती कर ली थी। मास्ट सेल्स 3 केमिकल बनाते, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन नहीं, सोमैटोस्टैटिन को उड़ा दिया, वो दूसरा सेल बनाता है, तो हिपैरिन। अब ये हिपैरिन क्या है सर, दिस इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब ये भी अब ब्लड से रिलेटेड ही है। एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेशन का मतलब होता है खून को जमाना, लेकिन उसके सामने शब्द दिया एंटी, खून को जमने नहीं देना। मतलब देख बेटा, तुम्हारे बॉडी में जो 5 से 6 लीटर ब्लड है, अभी वो कौन से स्टेट में, लिक्विड। जस्ट इमेजिन कर, तेरा खून अंदर के अंदर ही जम गया, पूरा जमकर जेल बन गया, तो ये जो ब्लड घूम रहा था उसका घूमना क्या हो जाएगा, स्टॉप, मतलब तेरा सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। और अगर कभी गलती से ऐसा हो गया तो तू खड़े खड़े मर जाएगा। अगर अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया तो तेरी डेथ होना एकदम निश्चित है बेटा। तो ब्लड का लिक्विड स्टेट मेंटेन रहे, ब्लड अंदर जमे ना, इसकी पूरी देखभाल कौन कर रहा है, हिपैरिन। कौन कर रहा है बेटा, हिपैरिन। और वो भी आप समझ लो, अब ये हिपैरिन कौन बना रहा होगा, मास सेल्स का ही पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट इज द बेसोफिल सेल्स। तो बेटा एंटीकोएगुलेंट का मतलब है अगेंस्ट ब्लड क्लॉटिंग। हां एक बात पक्की है, हिपैरिन केमिकल सिर्फ आपके बॉडी के अंदर ही काम करता है। जैसे ही समझो कट हो गया, आपकी पाइपलाइन में से खून बाहर निकल रहा है, तो आप देखते होंगे वो खून कुछ देर के बाद जम जाता है, ये भी जरूरी है। हिपैरिन बॉडी के बाहर काम नहीं करता है, या ऐसा बोला जाए कि ब्लड वेसल्स के बाहर काम नहीं करता है, क्योंकि एक बार ब्लड वेसल्स के और ब्लड निकला तो उसको जमाना जरूरी है। नहीं तो सोचना, अगर तुझे थोड़ा सा कट हुआ, पता चले तेरा 5 लीटर ब्लड बह गया, तो वैसे ही मर जाएगा। हम देखते 2-4-8 मिनटों के बाद वो ब्लड वहीं पे जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि हिपैरिन सिर्फ बॉडी के अंदर काम कर रहा है, ब्लड वेसल के अंदर काम कर रहा है, ब्लड वेसल के बाहर नहीं काम कर रहा है बेटा, ठीक है। तो जैसे आपके ब्लड में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये एंटी कोएगुलेंट है ना, तो वैसे आपको खून को जमाने वाले भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन वो फैक्टर्स कितने हैं, उनकी रिएक्शंस क्या है, वो सब आपको सर्कुलेशन चैप्टर में दिया हुआ बेटा, क्लॉटिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत। ओके, तो अभी हमने 3 सेल्स पढ़े, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मस्त सेल्स, मतलब मास्ट सेल्स। बेटा सेल्स खत्म नहीं हुए, अभी और भी बहुत बाकी है बेटा। अब चलिए आगे बढ़ाते काम को। तो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट सेल फाइब्रोब्लास्ट है, बिकॉज ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ओके, मैक्रोफेजेस का काम क्या बताया था बेटा मैंने, मैक्रोफेजेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फैगोसाइटोसिस, एनगल्फ एंड डाइजेस्ट। और ये तो 3 केमिकल अलग अलग काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा और कौन से सेल्स है, एडिपोस सेल्स, adipose cells which are also called as a fat cells। सर नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा आ रहा है, इसका एक काम तो मैं समझ गया, स्टोरेज ऑफ फैट्स, करेक्ट, काम खत्म। आपकी बॉडी में जो भी फैट्स है, अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, स्टोर्ड। और अगर वो स्टोर हो रहा है तो कहां हो रहा है, इनटू दिस सेल्स। नाउ बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट्स, इस सेल्स को एक पर्टिकुलर अपीयरेंस आ चुका है, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, देख मैं छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं। मान ले ये सेल है, अब ये सेल के अंदर तुमने फैट्स को स्टोर किया हुआ है,
तो ये फैट का ग्लोब्यूल है बहुत बड़ा सा, जिसको आपने सेल में स्टोर करके रखा है. सो दिस इज अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल. वो भी सिंगल है सर, एक ही बहुत बड़ा ग्लोब्यूल है. सर मेरे को बताओ, पूरी जगह तो इसने ऑक्यूपाई कर ली. अब ये आजू बाजू की जो स्पेस है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है. सर इनका न्यूक्लियस ये ऐसा पेरीफेरी में जा चुका है सर. सो बिकॉज ऑफ द लार्ज फैट ग्लोब्यूल, न्यूक्लियस चल गया पेरीफेरी में और ये साइटोप्लाज्म की एक रिंग बन गई है. ठीक है, और ये सेंटर में फैट ग्लोब्यूल आ गया. तो इसका जो देखने का अपीयरेंस कैसे हो चुका है बेटा? दैट इज लाइक अ सिग्नेट रिंग. सिग्नेट रिंग समझते हो क्या होता है? सिंगल डायमंड रिंग. मतलब बेटा एक डायमंड होता है एक कोने में और पूरी ऐसी रिंग होती है. तो यहां पे डायमंड कौन है बेटा? न्यूक्लियस. और ये पूरा उसको रिंग का फॉर्म दे रहा है बेटा. ठीक है, चलिए डायमंड को और थोड़ा डार्क कर लेते दिखाने के लिए. सो दिस कुड बी द न्यूक्लियस. तो आपको किसी ने पूछा हु इज सिग्नेट रिंग अपीयरेंस सेल, योर आंसर इज एडिपोज सेल्स. ये एमसीक्यू में आ सकता है, राइट? तो यहां तक समझ में आया. एक और सेल है बेटा, आगे बढ़ते हैं. प्लाज्मा सेल्स. अब एक्चुअली प्लाज्मा सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में फिर से ब्लड आए, क्योंकि ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम होता है प्लाज्मा. नहीं बेटा, ये दूसरा है. ये एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म का सेल है. अब आप लोगों ने अभी तक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है. क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि वो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, और वो भी यूनिट नंबर 8, मतलब 12th की एनसीईआरटी बुक के अंदर है. ठीक है, तो आएगा धीरे धीरे सिलेबस में. लेकिन सर ये डिफेंस मैकेनिज्म सेल बोल तो कर क्या रहा है? अगर आपने सुना होगा कि आपके बॉडी में कुछ डिफेंसिव प्रोटीन्स होते हैं और उनमें से प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडीज. क्या नाम होता है? एंटीबॉडीज. तो वो एंटीबॉडी कौन बना रहा था? प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, तो भैया इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. सो किसी ने पूछा व्हाट इज एंटीबॉडी? दिस आर डिफेंसिव प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में डिफेंस करने में मदद करते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा. अब सर इसका भी एक अपीयरेंस है, जैसे इधर सिग्नेट रिंग था, इसका अपीयरेंस है कार्टविल. सो मैं ये सारे एमसीक्यू बता रहा हूं बेटा आपको. हाँ सर, ये एनसीईआरटी बुक में तो दिए नहीं है, इसलिए तो बताना पड़ रहा है बेटा अलग से. अगर एनसीईआरटी में दिए होते तो आप खुद ही पढ़ लेते. ये अलग से इंफॉर्मेशन है जो आपकी नीट एग्जाम में पूछी जाती है बेटा. ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा सेल कार्टविल अपीयरेंस में समझ में आया. बैलगाड़ी का टायर जानते हो बेटा? बुलक कार्ट बोलते बैलगाड़ी. उसका जो टायर होता है बड़ा सा, और उसमें जैसे वो स्पोक्स दिखाई देते बड़े लकड़ी के बने हुए, उस तरह से कुछ अपीयरेंस आ रहा है. लेकिन ये अपीयरेंस किसके वजह से आया वो समझना जरूरी था. एक्चुअली ये कार्टविल अपीयरेंस पूरे सेल का नहीं था. उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन फाइबर्स, उसकी अरेंजमेंट की वजह से यहां पे कार्टविल अपीयरेंस है. जस्ट टेक अ लुक. समझो मान लो ये सेल है, ठीक है, और ये ऐसा न्यूक्लियस है. अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स, वो कुछ इस तरह से अरेंज थे. जो मैं रेड कलर में बना रहा हूं बेटा, दिस आर द क्रोमैटिन फाइबर्स. ठीक है, अब तुम देखो क्रोमैटिन फाइबर्स कुछ इस तरह से अरेंज हुए रेडियली कि ये जो न्यूक्लियस है वो बैलगाड़ी का टायर दिख रहा है. नाउ बिकॉज ऑफ दैट पूरे सेल को क्या नाम दे दिया? कार्टविल अपीयरेंस. बिकॉज ऑफ द, ये साइटोप्लाज्म बना देते ऐसे. तो ये जो न्यूक्लियस और उसके अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर्स, बिकॉज ऑफ दैट कार्टविल. ओके, यहां तक क्लियर है आपको अभी? अब सर हमने इतने तो सेल्स पढ़ लिया, इसके अलावा और भी सेल्स है बेटा. जैसे लिम्फोसाइट ब्लड के सेल्स है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म का ही काम करते. कुछ सेल्स कलर पिगमेंट वाले भी होते हैं बेटा, जिनको बोलते हैं हम क्रोमैटोफोर्स. राइट, कलर पिगमेंट. उसमें क्रोमैटोफोर्स में क्या होता है? कुछ पिगमेंट्स होते हैं विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर. जैसे बेटा वो अपनी स्किन का कलर है. यार ये स्किन भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू रखे हैं. तो ये कलर आया कैसे? इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स है, मतलब उसमें कुछ ऐसे सेल्स है क्रोमैटोफोर. क्रोमा म्हणजे क्या होता है बेटा? क्रोमा मीन्स अ कलर. राइट, तो वो कलर पिगमेंटेड सेल्स होते हैं. तो वो हर जगह नहीं होते बॉडी में, कुछ कुछ जगह पे. जैसे मैंने स्किन का एक एग्जांपल दिया. तो यहां पर मैंने अभी जितने सेल्स आपको बताया है बेटा, वो सेल्स तो आपको मैंडेटरी याद रखना. एक्स्ट्रा के तो बहुत लंबी लिस्ट है बेटा अभी. ठीक है, तो यहां पर हमने अभी कंप्लीट किया दूसरा पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सेल्स. पहला क्या था? मैट्रिक्स. अब सेल्स, और अब क्या? फाइबर्स. अब सारे फाइबर्स किसने बनाए? फाइब्रोब्लास्ट. अब कितने फाइबर्स है सर बेटा? 3 टाइप के. कौन कौन से है बेटा? रेटिकुलर फाइबर्स,
इलास्टिन फाइबर्स एंड द कोलेजिन फाइबर्स। तीनों की अपनी अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ लेंगे तो आपके कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो यहां तक समझ में आया? सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर। तो डायरेक्ट मैं 3 कॉलम बना देता हूं यहां पे। सो फर्स्ट फाइबर, कोलेजिन फाइबर्स। That is also called as a white fibers. Next, elastic fibers. Yellow fibers. Reticular fibers. That is also called as a white, लेकिन हम अभी लिखेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि दो जगह white white confusion होगा। Let's see. तो सबसे पहली चीज सर, इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, कोलेजिन, इलास्टिन वगैरह सब कुछ? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। इनके अंदर कौन से प्रोटीन थे, इसके हिसाब से इनके नाम पड़े। जैसे कि यहां पर प्रोटीन का नाम ही था कोलेजिन करके, कोलेजिन फाइबर्स। यहां पे प्रोटीन का नाम था बेटा इलास्टिन, दैट्स व्हाई इलास्टिक फाइबर्स। और यहां पर प्रोटीन का नाम था रेटिक्यूलिन, दैट्स व्हाई रेटिकुलर फाइबर्स। तो प्रोटीन्स के हिसाब से इनका नामकरण चला है। चलिए अब एक एक फाइबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं अपन। तो दीज आर लॉन्ग, वेवी, बंडल्स एंड अनब्रांच्ड। अब मैंने एक लाइन में आपको सब बता दिया कि ये लंबे लंबे फाइबर्स है, वेवी रहेंगे, हमेशा बंडल्स में प्रेजेंट रहेंगे और अनब्रांच्ड है। सर कुछ समझाओ भी तो सही। ये देख, सिंपल लाइक दिस, लंबा फाइबर है, वेवी है। अब आपने क्या कहा, बंडल में, तो अकेला कभी नहीं रहेगा, साथ में 2-4 दोस्त हमेशा रहेंगे उसके, तो पूरी गैंग बनी हुई रहेंगी सर यहाँ पे, दोस्तों की गैंग। तो ये क्या हो गया, बंडल्स। लेकिन इसमें कहीं से भी ऐसी ब्रांच निकलती हुई दिख रही है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गए, अनब्रांच। तो सारे फीचर्स आपको याद रखने। अब एग्जैक्टली अपोजिट इलास्टिक फाइबर्स है, ठीक है। सो दिस आर शॉर्ट, वेवी लिखा है तो यहां पे क्या रहेगा, स्ट्रेट, बिल्कुल वेव नहीं आएंगे। यहां पे सिंगल रहते ये लोग, एंड ब्रांच्ड, पूरा अपोजिट बेटा, पूरा का पूरा अपोजिट, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा था, ये फाइबर शॉर्ट है, मतलब थोड़ा ऐसा बना देता हूं दिखाने के लिए, और स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, सिंगल है, सिंगल है, ब्रांच्ड लाइक दिस, ब्रांचिंग नेचर लाइक दिस, ओके। अब रही बात इसकी, तो दिस आर ऑल्सो शॉर्ट, लेकिन काफी डेलिकेट है, नाजुक होते, ब्रांच्ड है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दूसरों में नहीं थी, दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। क्या बना रहे सर, एक नेटवर्क। तो मैंने इसलिए वो लिखा नहीं कि सिंगल है क्या, बंडल है कि क्या है। अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो यू नीड अ मेनी फाइबर्स, ठीक है। तो बेटा ये जो नेटवर्क बना रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पाया बेटा, इसे बोलते हैं स्पाइडर्स वेब लाइक नेटवर्क, मकड़ी का जाल। वो इमेजिन करो बेटा, मतलब एक्चुअली ये रेटिकुलर शब्द का एक और मतलब था स्पाइडर्स वेब। कभी भी आप जिंदगी में रेटिकुलर शब्द सुनोगे तो सर एक पूरा नेटवर्क बनाए। मकड़ी के जाल को बिल्कुल इमेजिन करो, मकड़ी जब अपना जाल बनाती है उसके व्हाइट व्हाइट फाइबर्स रहते, ये भी व्हाइट कलर के ही फाइबर्स होते हैं, पतले पतले रहते और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते और एकदम से स्ट्रेट रहते, बंडल बंडल में नहीं रहते, राइट, लेकिन बहुत ही नाजुक रहते। वो जो जाल उन्होंने बनाया है वो खुद के लिए बनाया है, और खुद का जो शिकार है उसको लपेट के उसमें रखने के लिए बनाया। वो जाल इतना नाजुक है कि वो एक पर्टिकुलर वजन ही संभाल सकता है, जैसे मकड़ी का वजन या मकड़ी के शिकार का वजन। अगर आपने उसको फिंगर भी टच कर दी तो नेटवर्क टूट जाता है। मतलब यहां पर भी ऐसा है, मैंने कहा ना बहुत डेलिकेट है सर। ये लोग बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर चीजों को सपोर्ट और या उसका वजन उठाने के लिए। जैसे आपके बॉडी में रेटिकुलर फाइबर्स बहुत जगह पे है, तो वो जनरली क्या करते, किसी चीज को ऐसे सपोर्ट करने के लिए बनाते। अब उससे एक्स्ट्रा, जैसे मान लो ये एक मार्कर पेन है, उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे मैंने रेटिकुलर नेटवर्क बनाया, ये बना दिया। अब पता चला आपने बोले कि चलो एक और दे देते, एक और पेन डाल दिया, तो ये टूट जाएगा बेटा,
ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। तो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो अब बेटा यहां पे डायग्राम बना के कोई मतलब नहीं, यहां पे आपको पूरा एक मकड़ी का जाल बनाना है, तो आप समझ जाएंगे दैट इज अ रेटिकुलर फाइबर्स। अब सर स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटीन हो गया, अब ये लोग कर क्या रहे, फंक्शन। बेटा अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर को मजबूती देनी है तो कोलेजिन फाइबर्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, मजबूती। इसका मतलब सर मैं समझ रहा हूं कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, उन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स की जो आउटर मोस्ट लेयर रहेंगी, बाहरी लेयर, कोई भी ऑर्गन रह दो, दे आर कॉमनली मेड अप ऑफ कोलेजिन फाइबर्स। मतलब कभी भी आप देखना, जब आप स्टडी करोगे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑर्गन, तो वो लेयर का जब आप कंपोजिशन पढ़ते हो उसमें कई बार आपको कोलेजिन फाइबर्स ही मिलता है, क्योंकि सर आउटर मोस्ट लेयर थोड़ी टफ बनानी पड़ती है, प्रोटेक्टिव बनानी पड़ती है, और वो टफनेस आएंगी किसकी वजह से, व्हाइट फाइबर्स की वजह से। अब रही बात इलास्टिक फाइबर्स, सर नाम से एकदम क्लियर है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट बेटा, इलास्टिसिटी। मतलब किसी ऑर्गन को या किसी स्ट्रक्चर को तुमको इलास्टिक नेचर देना है तो उसके अंदर आपको येलो फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब रेटिकुलर फाइबर्स, इसका जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, सपोर्ट, किसी स्ट्रक्चर को अगर सपोर्ट देना है तो वहां पे रेटिकुलर नेटवर्क, एक मकड़ी का जाल बनाया जाता है। तो ये उनके एक एक फंक्शन मैंने बता दिए। अब कलर तो ऊपर लिखा है व्हाइट, येलो, और इसका भी व्हाइट ही होता है। एक्चुअली ये थोड़ा चमकदार व्हाइट होता है, इसको बोलते हैं ग्लिसनिंग व्हाइट, और इसको सिर्फ बोलते हैं व्हाइट। लेकिन सर मैंने यहां व्हाइट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर व्हाइट फाइबर्स, ये जो सिनोनियम है वो कोलेजिन फाइबर्स को दिया है, इसको नहीं दिया है, तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग बना दिया बेटा। अब ये हो गए तीनों भी फाइबर्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी लोकेशन में बताओ कि बॉडी में कहां कहां पे, तो बता देता हूं बेटा, एक एक ही बताता हूं। जैसे लोकेशन एग्जांपल ले लेते बेटा। सो जैसे कोलेजिन फाइबर्स, टेंडॉन्स, टेंडॉन क्या होते हैं, आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मसल आपके स्केलेटन के साथ अटैच है, हड्डी के साथ अटैच है। अब मसल का और हड्डी के बीच का कनेक्शन किसने बनाया, टेंडॉन। मतलब ये मसल के एंड पार्ट्स होते हैं जो आपकी हड्डी में जाके इंसर्ट होते हैं, तो मसल के जो एंड पार्ट्स है वो व्हाइट फाइबर्स के बने हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टेंडॉन। तो टेंडॉन का मतलब क्या हो गया सर, इट इज मसल टू बोन, मसल टू बोन अटैचमेंट। अब जो लिगामेंट्स होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं दो हड्डियां एक दूसरे से ज्वाइंट बनाती, मेरी ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, इधर ये ज्वाइंट बना एल्बो ज्वाइंट, लेकिन ये दोनों हड्डियां एक दूसरे के पास पास ही कैसे, ऐसे दूर दूर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से अटैच किया गया है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। किसकी मदद से बेटा, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स इलास्टिक फाइबर के बने रहते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से ज्वाइन करते हैं, तो मतलब इसको बोलते हैं बोन टू बोन अटैचमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, बोन टू बोन अटैचमेंट। और ये रेटिकुलर फाइबर्स, ये आपको कुछ ऑर्गन्स में मिलेंगे बेटा, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, इनके अंदर आपको मिलेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। स्प्लीन तो खासकर याद रखो, उसके अंदर बोला जाता है दे हैव अ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, राइट। रेटिकुलर पूरे फाइबर्स है, स्प्लीन के अंदर पाए जाते हैं। स्प्लीन वैसे हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाके ही पढ़ना पड़ेगा उसका क्रॉस सेक्शन। तो यहां तक कुछ समझ में आ गया। अब बेटा जब भी आप कोलेजिन फाइबर सुनते हो तो मतलब व्हाइट फाइबर्स, मजबूती। जब भी आप लोग इलास्टिक फाइबर सुनते हो मतलब येलो फाइबर्स, इलास्टिसिटी, राइट। और जब भी आप लोग रेटिकुलर फाइबर सुनते हो तो शॉर्ट, डेलिकेट, और सबसे पहले मकड़ी का जाल, रेटिकुलर फाइबर्स, मकड़ी का जाल, वही आपके ध्यान में आना चाहिए। अब बेटा यहां पे मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू का पूरा बेसिक पढ़ा दिया। अब देखो मैट्रिक्स बन गया, सेल्स बन गए, फाइबर्स बन गए, सबको आपस में मिक्स कर लो। मैंने क्या कहा था, एक बड़ा सा ट्रे लो, पहले उसमें मैट्रिक्स डाल दो, फिर उसमें सेल्स को डाल दो, फाइबर्स को डाल दो। अब ये जैसे अरेंज होंगे उसके हिसाब से क्या बनेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर इस मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब खुला खुला अरेंज है, दूर दूर। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर सेल्स और फाइबर्स नजदीक नजदीक अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ज्यादा गैप नहीं है, तो उसको बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू, राइट। और फिर एक कैटेगरी होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब मैट्रिक्स के अंदर सेल्स और फाइबर्स खुले खुले अरेंज है तो लूज, कॉम्पैक्टली अरेंज है तो डेंस, और कुछ और अलग वैरायटी है तो स्पेशलाइज्ड।
ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे बेटा अगले वीडियो में, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू समझना है तो ये बेसिक लेक्चर जिसने भी पढ़ लिया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेटा अब हमको जब हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम सिर्फ सेल्स के नाम लिखेंगे, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। उसमें हम मैट्रिक्स कौन से स्टेट में सिर्फ उतना लिखेंगे और फाइबर्स कौन से सिर्फ उतना लिखेंगे। मैं वहां ये नहीं बताऊंगा कि कोलेजिन फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिन फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, मास सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं, मैंने सब बता दिया। अब मैंने क्या किया, पूरा रॉ मटेरियल तैयार कर लिया। अब ये रॉ मटेरियल मुझे सिर्फ क्या लिखना है, कौन कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अब बस हमारा इतना ही काम रहेगा। इसलिए हमने कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन में इतना सारा टाइम डाला है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़े, ताकि आगे का सारा क्लासिफिकेशन आपके बाएं हाथ का, मैंने बोला ना चुटकी बजाते आ जाएगा। लेकिन जब तक जो भी आप ये वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, राइट, विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।